विषय का टाइटल बता दूं आपको, 4 जुलाई 2019 रीडेवलपमेंट जो सर्कुलर आया उस पे है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, क्योंकि कोरोना कोविड-19 जो डेवलपमेंट पर क्या होगा, सरकार की दिशा और दशा वो सब तय करेगा। तो सरकार इसमें और कुछ नई चीजें अपडेट करने के लिए जो 4 जुलाई 2 जो सर्कुलर है, इस पे हम बात करेंगे हमारे कीनोट स्पीकर श्री विजय सामंत साहब से। तो विजय सामंत साहब का मैं स्वागत करता हूं, और हमारे जो आज के मॉडरेटर हैं और हमारे विशेष सहयोगी मिस्टर अस्टिन पिंटो जुड़े हुए पोस्ट है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। उदय शंकर जी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत, तमाम पार्टिसिपेट आप सभी देवी और सज्जनों का मैं आपका दोस्त और से स्वागत करता हूं। और हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं विजय सामंत साहब को उनका स्वागत करता हूं। विजय सामंत के साथ में मैं क्या कहूँ, विजय सामंत साहब खुद ही अपनी किसी चीजों के मोहताज नहीं, वो तमाम हाउसिंग सोसाइटी विषय को जाते हैं, पहचाने जाते हैं, हर विषय के मामूला जानकार हैं। तो ये जो 4 जुलाई 2019 रीडेवलपमेंट सर्कुलर का महत्वपूर्ण विषय हमारे इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, उनका धन्यवाद तमाम आप पार्टिसिपेट की तरफ से। साथ ही दोस्तों उनका स्वागत करता हूँ बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में, यूं आए जिंदगी में खुशी मिल गई, यूं आए जिंदगी में खुशी मिल गई, मुश्किल राहों में चलने की वजह मिल गई, यूं आए जिंदगी में खुशी मिल गई, मुश्किल राहों में चलने की वजह मिल गई, हर एक लम्हा खुशनुमा बना दिया, हर एक लम्हा खुशनुमा बना दिया, मेरी उम्मीद को नई मिल गई, मेरी उम्मीद को नई मंजिल मिल गई। जितने पार्टिसिपेंट हैं, जितने आपके चाहने वाले हैं विजय सामंत साहब, उन तमाम लोगों को उम्मीद की नई मंजिल मिलती है आपके लेक्चर से, आपके जो ज्ञान का भंडार है वो सभी तमाम विषय पे लेकर। तो आपको इस खूबसूरत लाइन के साथ में आपको स्वागत करता हूँ, और आज का वेबिनार जो आज का बड़ा महत्वपूर्ण विषय, इसके लेक्चर के लिए आपका स्वागत करते हैं और स्टार्ट करें आज का वेबिनार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सुनील साहब ने जो अभी तारुफ किया है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर सच अ वार्म वेलकम। एंड आई थिंक क्रिसमस का माहौल बन रहा है, लोग छुट्टी के मूड में ज्यादा है, तो फिर भी आज 55 लोग तो जुड़ चुके हैं। और जैसे मैं किसी से बात कर रहा था, कोई मुझे पूछ रहा था आज कितने लोग रहेंगे, बोला जरूर कम लोग रहेंगे। उसके दो कारण है, एक तो जिनको भुगतना है रीडेवलपमेंट वो ऑलरेडी भुगत चुके हैं या भुगत रहे हैं, जो बचे कुचे हैं वही आज हाजिर हो गए कि देखने के लिए कि आगे क्या रखा है हमारे लिए। लेकिन आज जो लोग आए हैं इस वेबिनार के लिए अच्छे श्रोता ही होंगे, ज्ञान की भूख की वजह से यहाँ आए हैं, यही मैं समझ रहा हूं। तो आई थिंक एवरीबडी हु हैज कम जॉइंड दिस वेबिनार, बिग वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड लेट मी शेयर विथ यू ये सब्जेक्ट मैंने क्यों चुना। बेसिकली क्या है, राइट फ्रॉम 2009 से हम रीडेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, बहुत सारा काम कर रहे रीडेवलपमेंट में। तो 3 जनवरी 2009 का सर्कुलर में जो भी लिखा है उसके तहत हम रीडेवलपमेंट आज तक करते आ रहे हैं। और फिर ये नया सर्कुलर आया, उसके बाद जब हमने, हमारा काम तो बढ़ता ही जा रहा है, हम सोसाइटीज में और सोसाइटीज में जा रहे हैं, तो कई जगह मुझे ऐसे महसूस हुआ कि लोगों की तरफ ये 4 जुलाई का सर्कुलर का कुछ सरोकार नहीं है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, या पीपल आर स्टिल फॉलोइंग दैट 3 जनवरी सर्कुलर, व्हाटएवर इट इज फॉर रीजन। सो आई थॉट कि मे बी ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पे वैसे ही सेंचुरी बनती है, हमारी अभी हाफ सेंचुरी हुई है, तो मुझे लगा इस प्लेटफॉर्म पे जाके मे बी थोड़ा सा हम शेयर करें आप लोगों के साथ कि भाई ये नया सर्कुलर, बिकॉज मैंने खुद ये सर्कुलर को काफी बार पढ़ा हुआ है और इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी है और बहुत सारे ऐसी चीजें जहां पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि मतलब ये कैसे है, ये क्या है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब सरकार कोई सर्कुलर बनाती है तो उसको सिर्फ हम फॉलो करते हैं, मतलब हम प्रश्न नहीं पूछते, उसको फॉलो करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य, वही हम करते हैं और वो आज करने वाले। इसलिए आई एम श्योर कि आज ऐसे भी कुछ सवाल उठेंगे या आएंगे हमारी तरफ जो उस सर्कुलर के ऊपर ये क्यों वो क्यों। तो मैं अभी से आपसे विनती करता हूं कि कुछ चीजें उसमें है जो प्रैक्टिकल नहीं लगती है, लेकिन वो सर्कुलर में है तो है और उसको लेके हमको चलना है। जब हम रीडेवलपमेंट बोलते हैं तो रीडेवलपमेंट आदमी क्यों कंसिडर करता है, सोसाइटी क्यों कंसिडर करती है। बेसिकली व्हेन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज डिलैपिडेटेड देन रिपेयर्स कुड बी द ऑप्शन। तो रिपेयर्स का ऑप्शन तो डेफिनेटली,
कोई चीज बिगड़ती है तो उसको ठीक करने का पहला ऑप्शन होता है, लेकिन इस ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो सबसे पहला पड़ाव जो आपको पार करना होता है वो है कॉस्ट कंस्ट्रेंट। तो जहां कॉस्ट आ गई वहां एक नॉर्मल आदमी यही पूछता है कि यार इसमें कोई निजात है, कोई तरीका है, कोई रास्ता है। तो पता चलता है कि नहीं, रिपेयर करने के लिए खर्चा तो होने वाला है। और स्पेशली मुंबई के जितने बिल्डिंग्स है, बिकॉज ऑफ दी सी फ्रंट जो हमारे पास है, दे बिकम मोर करोडेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसकी वजह से रिपेयर ऑफ तो उनको हाथ डालना ही पड़ता है आज नहीं तो कल। मतलब कई बिल्डिंग्स तो रिपेयर कर चुकी है, और ये भी एक कंप्लेंट हमने बहुत दफा सुना है कि सर रिपेयर करके थक गए। लेकिन मैं आपको फिर से शेयर करता हूं कि जब सोसाइटी के मेंबर्स ऑप्शन पूछते हैं कि रिपेयर की जगह और कोई ऑप्शन है क्या, तो देन रीडेवलपमेंट एक ऑप्शन बताया जाता है, स्पेशली बिल्डिंग्स विच आर मोर देन 30 years. तो the favorite choice always remains redevelopment, redevelopment and redevelopment. अब ये फेवरेट चॉइस क्यों बनता है, उसका बहुत सिंपल आंसर मैं आपको देता हूं। वो फेवरेट चॉइस इसलिए बनता है कि लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि रीडेवलपमेंट में मुझे कुछ देना नहीं है, मुझे सिर्फ मिलने वाला है। मतलब आंधे वाला किस्सा है। तो अगर मुझे मिलने वाला है तो मैं रीडेवलपमेंट को ही चॉइस बनाऊंगा, क्योंकि रिपेयर्स में मुझे अपने खिस्से से पैसे देने होंगे। एंड दैट इज वन रीजन। ऑफ कोर्स लॉजिकल रीजंस आर कि नया घर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, एमिनिटीज मिलेगी, खुशहाल आगे का जिंदगी का सफर काटने के लिए अच्छा आशियाना मिलेगा। दैट इज ऑल फाइन, बट आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजन विच आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू इज डेफिनेटली कि मुझे कुछ देना नहीं है तो मुझे मिलने वाला है। तो लेट अस प्रोब दिस पॉसिबिलिटी ऑफ रीडेवलपमेंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज लुक बी द बेस्ट चॉइस फॉर द पीपल। नेक्स्ट स्लाइड। हो रीडेवलपमेंट हो या और भी कोई बात हो, तो एक जनरल ट्रेंड बना हुआ है कि एक जनरल बॉडी बुला लो, उस जनरल बॉडी में डिस्कस करो, वोटिंग करो और हाँ ना में जवाब दो। इनफैक्ट आज भी, मतलब ये विषय आज भी जो हमको ये आके बताते हैं की आमच्या बिल्डिंग मध्ये सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली, स्पेशल जीबी वॉज कॉल्ड, एंड everybody we had a unanimous decision on redevelopment, and हमने redevelopment चालू किया. So let me share with you, going for redevelopment is not the right method. The correct procedure is to follow the directives given by the government of Maharashtra to the cooperative societies in Maharashtra state under section 79A of the Maharashtra Cooperative Societies Act 1961, issued by the Cooperative Marketing and Textile Department in relation to the redevelopment of the cooperative housing society. मतलब एक संशोधन किया गया है सेक्शन 79A MCA एक्ट में, और उसके तहत जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है उनको अगर रीडेवलपमेंट करना है तो दे हैव यू द स्टेजेस व्हिच अ सोसाइटी नीड्स टू फॉलो इफ दे आर वांटिंग टू गो फॉर अ प्रॉपर रीडेवलपमेंट प्रोसेस. Now, as per the latest circular, that is जो 4th July 2019 की हम बात कर रहे हैं, you see, considering to make necessary changes in the directives of the earlier guidelines, 3 जनवरी का जो मैंने आपको बताया था, basically it is to give impetus to the redevelopment procedure in this state. What happened is they have issued a new guidelines which supersedes the 3rd January 2009 guidelines. So इसका 3rd January का कार्यकाल क्या है वो समझ लीजिए. This circular was there from 3rd January 2009 to 3rd July 2019. So exactly 10 साल का कार्यकाल पूरा किया. And on 4th July 2019, the latest circular has come. It says is basically what I'm going to touch upon today. As I said, कि when you are going for redevelopment, okay, तो ये guidelines तो I'm going to touch on guidelines that have been given. Now यहाँ पे one of the very important aspects of the redevelopment I want to, when a society redevelopment, I mean you will agree with me कि cooperative housing societies में 100% unanimous decision लेना बड़ा मुश्किल काम होता है. Because when you have a society, you have multiple kinds of people, maybe from different religion, different sect, different thinking, different social background, different financial background. So there is a very less possibility that
you can come on a consensus of any subject immediately. So redevelopment का भी एक समस्या हम देखा है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या जरूरत है, कुछ लोग ये कहेंगे कि हमको रीडेवलपमेंट ही चाहिए. तो कई बार लोग पूछते हैं कि हाउ डू वी कम टू अ कंक्लूजन. So my advice would be the first stage that the society should initiate is conduct a structural audit of your building. Now, what is this structural audit? Basically, building जो बाहर से दिखती है, उसकी बाहर से जो परिस्थिति है, उसके ऊपर अगर आप बैठोगे तो एक दिन बड़ा अनर्थ हो सकता है. तो टाइम टू टाइम अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करते रहना बहुत जरूरी है. ये स्ट्रक्चरल ऑडिट आपको बिल्डिंग के अंदर की माली हालत क्या है उसका अंदाजा देती है. इट एक्चुअली टेल्स यू what kind of corrosion has taken place, what kind of situation the building is from internally. Because if these corrections, if these repairs are carried out in time, a big repair expenditure. But if there is a catastrophe, it will be causing a lot of calamity and lot of loss of lives and financial losses and things like that. बार हम पेपर में पढ़ते हैं कि फला फला बिल्डिंग गिर गई यहाँ वहाँ. So number one, if the maintenance is not carried out properly and if the structural audit is not done, it is very difficult for you to understand what is the actual health of the building. Now, even if you go as per the bylaws, because society always follows the bylaws, they have clearly stipulated that buildings which are in the age group of 15 to 30 years, every 5 years you are required to do the structural audit. Similarly, buildings which are in the age group of 30 and above, every 3 years you are supposed to do the structural audit. Now, what is the advantage of the structural audit? Number one, you are following the law. Number two, the structural audit report tells you what is the extent of damage that your building has been suffering, what is the repairs that need to be carried out, what are the urgent repairs, what are the general repairs, what are the cosmetic repairs, and above all, this report tells you an approximate figure of what kind of expenditure you can expect if you undertake to carry out the repairs of the building as per the structural report. So I always advise the societies that if you are wanting to go for redevelopment, you table this report before the members. Explain to the members what is the situation of the building and what kind of repairs need to be carried out. And of course, what kind of expenditures will be incurred on getting the building into a stable condition. Now, of course, buildings which are in a very dilapidated conditions, then of course, we definitely would jump to redevelopment. But again, I say that structural audit should be forming the basis for the reason to go for redevelopment. Now, yes, there would be people who would put questions that if my structural report is absolutely good, then do I still require to go for a redevelopment? The answer would obviously be no. But having said that, an important decision like redevelopment will be in the hands of your society SGBL. Okay, I think the question answers I might take that. Now, there are resolutions which have been passed, okay, which I'm going to touch upon. The society can take a decision regarding redevelopment in the GBL. So what I'm trying to say is that your general body is the place where the decision making is going to take place. Because there are myths or there are false imaginative thinking that people carry. कमिटी ने डिसाइड कर लिया, कमिटी ने सब कर दिया, कमिटी ने बिल्डर भी लेके आया, पीएमसी भी लेके आया, सब हो गया. Please understand, all decision making regarding redevelopment will be only finalized in the general body meetings. And that too, if the competent authority declares the building as dilapidated or in a state of collapse or danger for residing or causing danger to any neighboring structure. That is, as I said, if the building is really in a bad situation, then of course there is no two ways about thinking. Then there are directives given in this relation to the redevelopment cooperative societies, which are applicable to all the processes. Now, the redevelopment में आप अगर cluster redevelopment में हो,
कॉन्ट्रैक्ट में जाने वाले हो, सेल्फ में करने वाले हो, फेडरेशन, एनी काइंड ऑफ रीडेवलपमेंट that you envisage in Maharashtra will be now coming under this 4th July 2019 circular. And of course, redevelopment decisions to be taken in the SGBM society, which I've already said, that your SGBM will be the most important where the decision will be taken. When I say this, I would like to add one line. You can go to the next slide. That I always advise people, please attend the general body meetings, because not only it is your birthright to attend, but it is your duty to attend, because the decision making is going to be in these kind of meetings. Now, further on, the redevelopment shall be taken under the registered bylaws of the society. As I said, now the 2014 bylaws, there are guidelines given about redevelopment process. 2014 के पहले ये प्रॉब्लम था कि किसी भी बायलॉज में इसके बारे में कहीं भी कोई वाच्यता नहीं थी. सो पीपल यूज्ड टू गेट कंफ्यूज कि बायलॉज में तो इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है. बट टुडे देयर आर गाइडलाइंस इन द बायलॉज आल्सो, द लास्ट सेक्शंस ऑफ द बायलॉज. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली सोसाइटी को करना चाहिए. एंड उसमें लिखा है कि 79 ये गाइडलाइंस सोसाइटी को फॉलो करना चाहिए. एट द सेम टाइम, आपकी सोसाइटी में अगर एनी सोसाइटी इज हैविंग एन एडमिनिस्ट्रेटर और ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ योर सोसाइटी, the administrator or the authorized officer cannot take decisions on the redevelopment of the building. So when it comes to decision making on redevelopment, again, this is an indication that it will be the members who will decide, not any authority who has been appointed, because you will agree with me that these authorities are appointed with a specific purpose. So redevelopment is never a specific purpose given to them, because that is the prerogative of the general body. Now, whichever society wants to go for redevelopment, one thing they should understand and remember, that the managing committee, which is going to spearhead the entire movement, has to be a properly constituted managing committee. महाराष्ट्र में हाउसिंग सोसाइटीज दो प्रकार से चलती है. एक कायदे कानून के तहत फॉलोइंग ऑल द लॉज अंडर विच द सोसाइटी इज गवर्न, और एक बिलकुल राम भरोसे. मतलब इफ यू आस्क देम अ क्वेश्चन, ते म्हणजे आतापर्यंत कोणी काही विचारलं नाही, आमचं असंच चाललेलं आहे. बट हात जोड के विनंती है कि अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर द एक्ट, रूल्स एंड बायलॉज, तो कायदे का पालन करना आपके हित में है और वही होना चाहिए. नाउ प्रोसीजर फॉर द रीडेवलपमेंट, नाउ आई एम टचिंग द टॉपिक कि ये प्रोसेस कैसे होता है रीडेवलपमेंट के लिए. नाउ यू ऑल आर अवेयर ऑफ, बिकॉज आई गेस जितने लोग इस वेबिनार में जुड़े हुए, you are definitely familiar with the bylaws under which the society working is conducted. Generally, जब हम सोसाइटी चलाते हैं इस कायदे के तहत as per the bylaws, so we need to follow everything that is written over here. Here, when you want to start the redevelopment, instead of calling a general body to decide the process, it is said that a requisition letter is to be signed by about 1/5 स्ट्रेंथ ऑफ योर मेंबर्स. 20% जो आपके मेंबर्स की स्ट्रेंथ होगी, उसका 20% लोग एक लेटर देंगे. दे हैव टू बी ऑफ कोर्स बोनाफाइड मेंबर्स. ओके, इस लेटर में यह विनंती होगी कि एक एसजीबीएम बुलाइए, स्पेशल जनरल बॉडी बुलाइए, टू डिसाइड द पॉलिसी टू अंडरटेक रिडेवलपमेंट, एंड दे एक्सपेक्ट टू गिव इट विद प्लान्स एंड सजेशंस. लेट मी बी वेरी कैंडिड ओवर हियर कि व्हेन समबडी इज आस्किंग कि एक मीटिंग बुलाई जाए and let us discuss, so I'm sure, I mean, they would not have any kind of plans and suggestions, because they would like to know what kind of redevelopment is in store for them. Now, once a letter comes to the society, as per the normal practice, any letter coming to the society, it may be a complaint letter, it may be an application letter, that letter is always placed before the managing committee. So similarly, this requisition letter is going to be placed before the managing committee. So now here, what is important that you may note or you may listen carefully is that there are dates prescribed over here. Okay, which is the reason that I am trying to show you why I am taking this one by one. And these dates are very, very important, because whatever I have got in this redevelopment line, majority of the cases which are filed when it goes for litigation in the redevelopment,
one complaint which is common everywhere is that the society has not followed the 79A guidelines. So that is the reason that this circular becomes very, very important, and these dates become very, very important. So the moment the letter comes to the society, within 8 days, an MC meeting is supposed to be called. And in this meeting, there is an agenda which you will be discussing in this special GB. I'm going to touch on that. Okay. But look at the timing. The MC meeting is to be called within 8 days from the requisition letter that you get. Number one. Number two, that in this meeting, you are going to decide from this date of this meeting, within 2 months, you are going to conduct the SGBM. So why these dates are important? Because many a times the redevelopment process just keeps on dragging. And one more important point which I want to point out, which I want to bring to your notice is that generally if I ask you a question, for an SGBM, how many days notice you need to give? Everybody will say it's a 5 days notice which you have to give. Now here, I'm drawing your attention that this is an SGBM to be called, but with a 14 days period notice. So what is the difference? अलग क्या है, हटके क्या है इस SGBM में कि नंबर वन, ये SGBM आपके MC मीटिंग के बाद बुलाई जाएगी विद इन 2 months पीरियड, वो पीरियड दिया गया है. ये 2 months बिकॉज उसमें आपको कुछ संशोधन करना है, कुछ काम करना है, इसके लिए वो पीरियड दिया गया. आई एम गोइंग टू डिफाइन ऑल दोस थिंग्स लेटर ऑन. एंड when you are going to call this meeting at the end of those 2 months, it is necessary that the notice is given in with a 14 days period. It is not a 5 days notice period. Okay. Then we go ahead. And of course, the notice ki acknowledgements are to be maintained in the society records. Now, before calling the MC meeting, before calling the SGBN, that is, ये जो हमने आपको बताया है, what kind of work the managing committee is expected? Number one, they are expected to at least call for 3 quotations from renowned PMCs. It could be 30 or so, there's no problem on that part. Now, calling for quotations, what is the process to be done? That I want to explain to you. You prepare a notice, a circular, where you inform your members that as we have received a requisition letter from our 20% or 30 or 40, 50% members who would like to probe or initiate the process for redevelopment, initiating the process for which we require to appoint project management consultant, for which members should be approaching their known resources of PMCs or architects who would be interested in taking up the mantle of providing professional services for a redevelopment process. Now, यहाँ पे the newspaper advertisement is although not prescribed in this circular, nor in the 3rd January circular, nor in the 4th July circular. Yet, basically, there are some societies which are putting newspaper advertisements for calling in PMCs, and the reason given is to maintain transparency and also sometimes to get more competitive bids. But if you ask me, as per the law, if you can get within your known resources, it is better. But even if you give an ad, there's nothing to lose. Then the managing committee is supposed to create a website on the internet and intimate the honorable registrar. Now, this is the new entrant to the circular. मतलब पहले ये नहीं था. Now, if you're going for redevelopment, they expect you to prepare a society of a website of your society, and इस वेबसाइट की जानकारी आपको डेप्यूटी ऑनरेबल रजिस्ट्रार को देनी बहुत जरूरी है. नाउ ये वेबसाइट बनाने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर प्रिपेयरिंग दिस वेबसाइट? The redevelopment notice, the minutes of the meeting, and report of the PMC, etc., shall be uploaded on the website. See, one main complaints that we have normally seen in a redevelopment process is that people are saying कि मेरे को agenda notice नहीं मिला, some say मुझे minutes नहीं मिला, some say information is not shared with us. So in order to minimize these problems, this is one way which has been recommended, that you prepare a website, and on this website you start upload
all the minutes, the notice, the minutes, agenda notice, PFC information, everything, so that people get it sitting wherever they are on the globe. But even after that, the notice and minutes shall be sent by email, in person, and by registered post. मतलब in circulation में आपको भेजना है मतलब if you upload it on the website and you say I will not send it, no. The society is expected to hand over the minutes or the agenda notices or any information in hand delivery or by registered post or by email, for which the first work the committee would be doing is collect email IDs of all the flat owners, so that if any information is to be circulated, this email ID will be helping. All these new directives that we are discussing are particularly for maintaining transparency. So all redevelopment related information to be published on the notice, the society notice board. So फाइल में एक कॉपी रहेगी, लेकिन एक कॉपी नोटिस बोर्ड पे लगाते रहिए, ताकि nobody can complain कि I have no information on what is going on. And again, the agenda notice and minutes of the SGBM to be emailed and a hard copy to be submitted to the office of the deputy registrar within 15 days of the meeting. Now, this is one addition. Normally, people do not bother to send any copies to the office of deputy registrars, but here, once you are stepping into the redevelopment domain, then whatever agenda notice or minutes of the SGM that you are going to do, the email portion you will be doing it. Matlab, you cannot say, I have emailed it, so you have got it. A hard copy is required to be submitted with the registrar office within 15 days of the meeting. Now, why I am showing you this point is very easily that in the bylaws, you have got 90 days to prepare your minutes. But when you are conducting a redevelopment meeting, it says that the minutes have to be submitted there 15 days from the meeting. So, in short, I am trying to say that the minutes have to be prepared at a more urgency. And of course, all acknowledgement to be stored and maintained at all times. And agenda of this meeting, this SGBM which you are going to conduct, is always already pre-decided. That agenda I'm sharing with you now. Next. Now, this is a pre-decided agenda, because please understand, you are calling this meeting with a specific purpose to discuss the redevelopment. Under those circumstances, I would strictly advise you not to insert any other agenda on this SGBM, because this SGBM is being called specifically with the purpose of appointing your PMC. Now, what is the first agenda on this SGBM? To take a primary decision after considering the different suggestions of the members. मतलब इस मीटिंग में आप फिर से लोगों को पूछने वाले हो कि हमारे पास रिक्वेशन लेटर है जिसमें 20% लोगों ने से भी ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर दिए है, सोसाइटी ने सर्कुलर डाले थे फॉर इनवाइटिंग पीएमसी कोटेशंस, हमारे पास पीएमसी कोटेशंस आ चुके हैं, उसकी छाटनी हो चुकी है, we have scrutinized the quotations that were received, we have done our basic homework, and here we are in front of you with maybe 3 shortlisted PMCs, जिसमें से एक को आपको सिलेक्ट करना है आज. उससे पहले आप लोगों से फिर ये पूछने वाले हो कि वेदर प्राइमरी डिसीजन, वेदर पीपल आर वांट टू गो, मतलब उस वक्त जो आपको यस मिलने वाला है उसके ऊपर कैसे संशोधन करके वो आपको आगे बताऊंगा. And of course, second point would be to select the PMC, and the third point is to submit a report of the proposed redevelopment of the society building. मतलब आपको एक rough sketch बना होता है कि what we are trying to do when we talk about redevelopment. Of course, one clause is very simple, that building will be demolished and उसकी जगह नई building बनेगी. That is for sure, which we are going to discuss. Now, why these three? Okay, at the same time, when this MC, the managing committee, is working on selection process, the members are required to submit their realistic plans, suggestions, and recommendations regarding the redevelopment. So if you have got any recommendations, any suggestions about redevelopment, you are expected to submit it to your society in writing, which is very important, because many a times the argument that we see is that day we had met and that day we had discussed and that day I had told you. So nothing of that is going to work out. As a member, it is your duty to give in writing whatever suggestions, recommendations that you have. And also you can submit the names of the experienced or expert architect PMC. मतलब आपकी जानकारी का कोई अगर आर्किटेक्ट या पीएमसी है जो इच्छुक है, इंटरेस्टेड है इस रीडेवलपमेंट में सहभाग लेने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट लेटर मींस बेसिकली हिज when you consent letter also, you say it is basically a quotation from the PMC, which as a member you should be able to procure and
submit it to your society, which will help in generating a good competition among the PMCs that are invited. Now, most important that the SGM to consider the suggestions, recommendation and suggestions of all members. ये कंप्लेन हमेशा आती है कि हमारा कोई सुनता ही नहीं है, कमिटी अपने हिसाब से चलती है. So here it is written that the SGM will consider. But when I say will consider, it has to be valid, it has to be legitimate. मतलब उटपटांग चीजें एक्सेप्ट करने को कोई भी राजी नहीं होगा. So SGM will definitely consider, and the opinions which are expressed will be minuted with the name of the person who is putting across his suggestion, objections or remarks. मतलब very clearly आप जो भी कहोगे वो नोट किया जाएगा. All decisions to the redevelopment to be decided by 51%. Now this is the latest one, which has helped in pushing the redevelopment more faster. If you ask me personally, I would love to have 100% consensus on every issue, because I believe that if there is a problem, if there is some misunderstanding, it should be resolved before going forward. But the law stipulates that all decisions pertaining to redevelopment can be sorted out with 51% of the total society's strength. जो भी आपकी society की strength है उसके ऊपर से आप कर सकते हो. Any type of approval, opinion, remarks, whether written or oral, of any absent member shall not be considered. In short, it is necessary that you need to remain physically present in the general body meetings. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? Before this, the meeting is to conduct in this fashion that so and so is not available. So उसने consent दे दिया है, या so and so का objection मैं रख रहा हूं, या so and so ने अपने को एक suggestion या remark भेजा है, and उसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाती थी. वो पर्सन हुआ अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके विषय के ऊपर it is to be digressing the entire subject. Now they have clearly stipulated that if you don't attend the meeting, then anything that you want to say in writing or verbal will not be considered. So it is very necessary that you remain present in the meeting. Now regarding the first agenda, that is the primary decision for redevelopment is to be taken in the GB. So generally how do we do it? We put a question to the people and we take a voting over there. So as I said, approval of 51% members of the total members is required for decision making. And again, not present, I mean, their say will not be taken. Now, the second and third agenda is to select the expert and experienced PMC. So again, this process is going to be done in two manners. It can be done in two ways. One is through a raise of hands. अगर छोटी सोसाइटी है, कम लोग है, तो by raise of hands. अगर बड़ा है, तो secret ballot से. Now, many a times we have seen that raise of hands cause little bit of embarrassment to a lot of people, because many a times when people have a different opinion, just because कोई जानकार बैठा है बाजू में वो हाथ उठा रहा है, या some, not to antagonize some known person, people go with the flow and they then grumble, I could not view my opinion, my frank opinion, but I had to go with the flow. So in that time, there is a possibility where if you are going to conduct the voting through secret ballot, that will be a fair way of dealing for selection of the PMC. But please understand, when this SGM is going to be called, you cannot be saying, I like this PMC also and I like that PMC also. At that day, you have to be absolutely convinced on who you are going to choose. So before this SGM is going to be conducted, I advise all society members to start doing their homework on the quotations which have been shortlisted, on the PMCs that have been shortlisted. Now, when I mean to say homework means what? Means trying to find out if whichever PMCs have shown interest to provide professional services, where is their office, whether it's a partnership, proprietorship concern, how many projects they have done, how many successful projects they have done, if there are any failures in their projects, any litigations that are there, whether they are knowledgeable, experienced or no, whether they are having expertise or no, whether they are having the kind of professionals that are required to carry out the redevelopment.
So all these things need to be probed by the members. And I sincerely feel that this is one of the most important stages where the members need to participate wholeheartedly without a prejudiced mind, because selecting a PMC would virtually decide the fate of your redevelopment process and, of course, of your house. So, the second agenda value is going to be taken up in the meeting. And remember, this meeting is only going to be attended by bona fide members. I mean, on that day, a power of attorney or a letter of somebody giving somebody an authority to go and attend, things like that would not work for this particular meeting, where only bona fide members will be allowed to attend. And as I said, through voting, you are going to select your PMC or architect, whatever for that matter. And you're going to submit a framework of the program in respect of redevelopment. मतलब एक लेखा जोखा आप डिस्कस करोगे कि हम redevelopment के लिए जा रहे हैं, इस PMC को हमने नियुक्त किया या उनके साथ कुछ बातचीत. Because when you're going to select the PMCs, definitely you are going to have some conversation with them, trying to get from them what kind of a vision they have for the project. So all that is basically going to be discussed as the third agenda. This is something from my side which I want to contribute today for the evening. The professionals which you are going to require for redevelopment. मतलब एक PMC हमने PMC रखा, कई सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि they appoint a PMC, and even after appointing a PMC they face a lot of hurdles and hardships आगे जाकर. So when I asked them आपने PMC select किया मतलब कैसे क्या, तो I have got weird answers that give us. एक आंसर ये मिलता है कि वो तो क्या है, एक बिल्डर से हमारी बातचीत हो रही थी, उसने एक पीएमसी दिया, उसी को हमने अपॉइंट किया. दैट मींस यू आर गोइंग स्ट्रेट टू डूम्सडे. फिर एक ऐसा होता है कि सर वो क्या हुआ, कोटेशंस आए थे जो सबसे सस्ता था. एक दिमाग में चलता है हर सोसाइटी मैनेजमेंट का या मेंबर्स का कि कोटेशन में जो सबसे सस्ता कोटेशन होगा उसको रखो. फिर एक ऐसा भी होता है कि मेरे पहचान का था इससे मैंने रख दिया. तो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ पीएमसी, ये पहचान या ये फिगर या ये मायने नहीं रखता है. प्लीज फाइंड आउट वेदर योर पीएमसी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू 5 types of professionals. कौन? Whether your PMC is going to provide you a housing consultant, whether they have an architect, whether they have an advocate, a legal person, whether they have a chartered accountant, whether they have a technical team. Because ये 5 professionals इस पूर्ण रीडेवलपमेंट को आगे ले जाने में आपकी मदद करने वाले हैं. At every stage, they are going to play a very, very important role. Now, when I say that, please understand, PMC फावड़ा घमेला लेकर आपकी बिल्डिंग नहीं बनाने वाली है. कई लोगों को लगता है PMC को दिया मतलब अपनी बिल्डिंग शुरू हो गई. The PMC that you're going to appoint has to be having an extensive experience, knowledge and expertise. But उनकी responsibilities क्या है वो समझिए. They are only going to suggest, prepare, check, correct, approve and monitor at every stage. मतलब उनका दायित्व यही होगा. Because decision making is totally going to be with the GB, general body के साथ. तो PMC का कार्य क्या होगा? To suggest, prepare, check, correct, approve and monitor at every stage of the redevelopment. They are accountable for every stage of the redevelopment. Put in the slide which is not there in this thing, so that's why I have taken the slide. Now there's $1 million question. What happens if for any reason the society falters? जैसे मैंने आपको कुछ कारण बताया अभी, जिसके कारण वजह से कि लोग कहते हैं क्या करें सर, अभी हमने तो गलत पीएमसी तो चुन लिया, अब क्या करें? Then you are simply at the mercy of the Lord. Because if you are wrong PMC, फिर भगवान ही बचा सकता है आपको, फिर कोई भी बचा सकता है आपको. Because then you have entered a no entry. तो चालान भी होना है, नुकसान भी होना है, सब कुछ होना है. So ये पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये पड़ाव मैं लोगों को बहुत मतलब from the bottom of the heart I try to explain to them that when you are selecting the PMC, please be very alert, because this is going to decide the fate of your entire redevelopment process. Now post SGBM is conducted, मतलब एक बार ये आपने conduct किया, selection process किया, as I said, raise of hands or maybe secret ballot. Then you have to prepare the minutes of this SGBM and circulate to all members within 7 days of this meeting. Acknowledgement to be kept
विद द ऑफिस, मतलब सोसाइटी में एक्नॉलेज रखोगे, एक कॉपी आप रजिस्ट्रार को भी दोगे. नाउ इस मीटिंग में आप मेंबर्स की रिटन कंसेंट लेने वाले हो फॉर वॉट एवर हैज बीन ट्रांसपायर्ड, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली we have got a old trend going on in the housing societies. लोग सवेरे कुछ बोलते हैं, दोपहर को मुंह करते हैं, और शाम को तो उनको पता ही नहीं होता कि मैं था क्या मीटिंग में. So every time you have a flip flop in lot of cases. But as I said, since this is a very important general body, whatever has transpired over there, obtain a written consent of the members to the proceedings of the redevelopment, because the next stage would be that the society is required to issue the appointment letter to the architect PMC, okay, and within 13 days from this SGBM. So यहाँ पे date is very important. मतलब tomorrow you go कि हमारा हो गया, we have declared, we have announced, we have selected the PMC, और उसको अपने अपॉइंट लेटर ही नहीं दिया, तो ऐसे 6 महीने देखे केसेस मैंने, where people have forgotten to give the PMC any letter and they are sleeping and ये भी सो रहे and nothing on. So यहाँ पे they have made a provision stating that within 30 days of this meeting you are supposed to issue the appointment letter, where the committee is required to execute an agreement with the PMC according to the terms and conditions approved in the SGBM. So SGBM में आप क्या डिस्कस करने वाले हो कि स्कोप ऑफ वर्क क्या था, PMC की टर्म्स और कंडीशंस क्या थी, ये जब आप तय करके फाइनल करते हो, उसी के ऊपर आप अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हो PMC को. This is what has been transpired and accepted in the special GB, and based on this your appointment has been confirmed. The role of the PMC starts. मतलब अभी आपने PMC नियुक्त कर लिया, you have appointed the PMC. उनका कार्य क्या होगा? To conduct survey of the building and land of the society, because redevelopment construction activity है, तो definitely survey किया जाएगा. Then information about the conveyance of the land, which is very very important. See, one thing I will share with you over here. When a housing society is going for conveyance, there are two ways of going for conveyance. Number one is either the society initiate the procedure and obtain the conveyance in their favor, or even is a process where society initiates the procedure for conveyance and side by side they also initiate the procedure for appointment of the builder. Now you must see there are many advertisements that we see where the society is mentioning that we are going for redevelopment, members are interested, and we have passed a resolution and XYZ, and there they write down whatever compliances are not done. Now obviously अगर कन्वेंस आपके नाम पे नहीं है, तो इसका मतलब कन्वेंस की एक्टिविटी करनी बाकी है, एट द सेम टाइम एडजुडिकेशन की एक्टिविटी बाकी है, at the same time society का नाम प्रॉपर्टी कार्ड पे 7/12 पे, मतलब all these activities are pending. So these information has to be given when you are giving an advertisement. So this information the PMC will take from, because they are the one who are now going to take on from here. मतलब अब जो रथ चलने वाला है, अब जो ये गाड़ी चलने वाली है, उसके ड्राइवर अब आपके PMC बन जाते हैं, and they are going to drive this entire process from here on. Of course, they will also take the information about the FSI, the TDR available to the buildings, the land of the society by considering the existing policy. मतलब redevelopments म्हाड़ा वाले भी करते हैं, SRA वाले भी करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी लैंड्स है, कलेक्टर लैंड्स है, there are different kinds of land, ownership की लैंड्स है, different kinds of land. So based on this information, the PMC will conduct the further work on the redevelopment process. Work that people are expecting from the PMC is feasibility report. ये रिपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के ऊपर पूरा दारोमदार है आपकी डेवलपमेंट का. सो PMC का पहला काम क्या होगा? Their first basic job will be to prepare a feasibility report, considering whatever we just discussed before this slide. So taking into consideration the entire paperwork, the entire ground realities of your societies, the first job that the PMC would do is prepare a proper feasibility report. Now, as per the circular, they are supposed to prepare these feasibility reports within 2 months from the date of their appointment. But let me share with you, a good PMC would do it in 3 weeks also, 2 or 3 weeks. If all the reports are in place, within 2 or 3 weeks, a good PMC can definitely provide you with a feasibility report. Now, this feasibility report
is first required to be submitted to the managing committee. You will agree with me. I already started this webinar by stating that anything that comes to the society first goes to the managing committee. So similar, this report which is going to be submitted, it is going to go to the managing committee. This slide I am showing you on purpose. एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. ये दिखाने का मेरा खास मकसद ये है कि whenever I go to any societies, or I have been to the societies, I have been going to the societies, or when societies come to us, they try to tell us the basic information about their plot. मतलब इतनी एरिया का प्लॉट है, इतने मेंबर्स, इतनी सोसाइटी बड़ी है, ग्राउंड प्लस ये लेवल है, इतना एफएसए कंज्यूम हुआ है, कुछ सेटबैक की थोड़ी, इतने सीटीएस नंबर है. एक थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देने के बाद फिर उनका एक सवाल है कि सामंत साहब इसमें एक थोड़ा सा मोटा मोटी बताइए ना कि मतलब क्या मिल सकता है. बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, एनी सोसाइटी दैट यू मे गो वेयर रीडेवलपमेंट इज बीइंग कंसिडर्ड, लोगों के पास 6 सवाल होते हैं जिसका उत्तर उनको चाहिए होता है, और वो उत्तर आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट में मिलने वाला है. जिस वक्त आप ये 6 सवालों का जवाब देते तो उसके बाद nobody is interested in asking you the 7th question. This is a common man. So these kind of documents are required. If you have a good PMC, without these documents, he will never prepare a feasibility report. Because today, I am sorry to say, there are PMCs which, even in spite of half of these documents, they prepare a report which, as per me, is basically not the right way to go about this. Okay. There is a search report also in this, which is the search report of the land to know how the land ownership has come in. This feasibility report, which is prepared, okay, is basically a confidential report, if you ask me, because it contains classified information of your society, and it is never advisable to circulate this report. Now, about this report, what the circular says, it says the notice of the managing committee inviting the architect PMC for approving the feasibility report shall be displayed on notice board. So there is an MC meeting which is going to be organized where the PMC is going to be invited. Now, members will be informed that a copy of this feasibility report is available for viewing only. So, ये report society office में रखी जाएगी, where members can go and view whenever they want to go, whoever wants to go and see. And once they view it, when there will be a time cap given, 7 days or 8 days or 2 days or 5 days or 15 days, whatever it is, in that period, you will be given the opportunity to go and not only have a look at the report, but prepare your notes, whatever you want. And within 7 days before the MC meeting, you're supposed to submit your suggestion, objection, remarks, whatever it is. The copy of the MC notice, which there is going to be held, okay, is going to be delivered to each of the member with an acknowledgement, which is to be filed with the society office. And the secretary is going to forward whatever suggestions, objections, remarks that the members are going to submit in writing to the society. That will be forwarded to the PMC, because as I said, the PMC is going to come with the final, to explain to you the final feasibility report. So they would like to know, after reading, if members have really got any queries for that matter. And based on these queries, the feasibility report is going to be finalized. Now, as I told you, ये जो feasibility report है, there are 6 questions which are of paramount importance that people want to know. When a society is going for redevelopment, every member wants to know कि मुझे additional area कितनी मिलेगी, मुझे corpus fund कितना मिलेगा, मुझे रेंट कितना मिलेगा, मुझे शिफ्टिंग चार्जेस कितना मिलेगा, सोसाइटी को बैंक गारंटी कितनी मिलेगी, एंड कितने साल में ये बिल्डिंग बन के खड़ी होने वाली. सो दीज आर द बेसिक 6 क्वेश्चंस based on which your redevelopment is standing. Believe me, the day you are able to provide a proper answer, जो लोगों को पसंद आए ऐसा आंसर, where you are able to prove that yes, this project is feasible and this is what we can expect, this is the stage from where the actual redevelopment starts. तो आपने जो पहले ये सब किया है वो मेहनत लेबर है, सिंपल लेबर है. The actual
takeoff of your project is going to be once people are convinced with whatever benchmarks that are conveyed to them on the feasibility report. Please understand this one mistake lot of societies make, that whatever the contents of this feasibility report are there, whatever information that is provided to you by your PMC, they are only benchmarks, they are not offers. Why I am sharing with this, I'll tell you. एक सोसाइटी में I was sitting with the feasibility report with my architect and हमने बहुत elaborate तरीके से पूरा रिपोर्ट लोगों को समझाया. People heard about it very nicely. People understood it. People asked questions. And while people were throwing questions that we were answering and people were satisfied, I heard a comment from one of the participants who said, मजा नहीं आया ये रिपोर्ट में. ना इसमें मजा आने वाला क्या बात है? जो आपके प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत है वो आपके सामने हम दिखा रहे हैं. He was trying to say, ये जो ऑफर दिया है PMC ने, ये कुछ मजा नहीं आया. So please understand, PMC ऑफर नहीं दे रहा है. PMC is trying to make you understand कि बेंचमार्क क्या होगा अगर रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट जाता है. So what is the kind of area you can expect? What is the kind of corpus you can expect? What is the kind of rent you can expect? What is the kind of shifting you can expect? What is the kind of bank guarantee you may demand? What is the kind of time it will take for the project to come to its conclusion? This feasibility report may, apart from these 6 things, it will also tell you what is the kind of FSI to be generated, what are the expenses that are going to be done, what are the bifurcations of these expenses, total project का cost क्या होने वाला है, list of amenities क्या होगी. One point I'll only share with you, amenities जो आप लेने वाले हो प्रोजेक्ट के ऊपर, आपकी फिजिबिलिटी डामाडोल यहां से वहां हो जाती है. सिंपल एग्जांपल देता हूं. जिस सोसाइटी में रीडेवलपमेंट में स्विमिंग इंक्लूड किया जाता है एज एन एम्यूनिटी, उसकी फिजिबिलिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज ऑल दैट कॉस्ट इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट. सो amenities like maybe a fitness center, a yogalaya, a society office, a solar system, a rainwater harvesting system, a solid waste management equipments, tools, etc. These are, मतलब आज के जमाने में ये कॉमन हो चुके हैं. मतलब these things are normally expected in a redevelopment. बट इसके बाहर जाके अगर कुछ एक्स्ट्रा आप एक्सपेक्ट करने की कोशिश करोगे तो प्लीज अंडरस्टैंड इट विल हैव अ बर्डन ऑन द feasibility that you're going to work on. At the same time, your feasibility report will convey to you the legal aspects of any kind of pending compliances that are there. मतलब अगर कन्वेंस नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम नहीं चढ़ा है, एडजुडिकेशन प्रोसेस नहीं किया है, उसके साथ में और भी कोई रिजर्वेशन होगा, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट इज पेंडिंग, तो उस कंप्लायंस करने के लिए जो खर्चा होने वाला है वो खर्चा आपको इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जरूर दिखाया जाएगा और उसका इम्पैक्ट भी आपको जो मिलने वाला है उसके ऊपर दिखेगा. सो जिन सोसाइटीज का कंप्लायंसेस हो चुके हैं, कुछ नहीं है, देन इट्स अ वेरी क्लीन स्लेट. मतलब क्लियरली आपको पता चलता क्या क्या मिलने वाला है. एट द सेम टाइम, द बिगेस्ट क्वेश्चन और द बिगेस्ट आंसर जिसको सब ढूंढते हैं, सी इट्स अ ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत है. मुझे क्या मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्डर को क्या मिल रहा है वो मुझे बताओ, वो मुझे पता चलना चाहिए. तो बिल्डर का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या होने वाला है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इस रिपोर्ट में 100% मिलने वाली है. सो दिस रिपोर्ट, एज आई टोल्ड यू, इज गोइंग टू बी योर बेस और फॉर टेक ऑफ टू द रीडेवलपमेंट. वंस दिस रिपोर्ट इज, you freeze all these numbers, believe me, वहां से आपका रीडेवलपमेंट प्रोसेस एक्चुअल स्टार्ट होने वाला है. So getting people convinced on this, trying to get a unanimity is very difficult, but that is what the PMC and the managing committee will be looking forward to do. And there are so many societies who have accomplished redevelopment because they have got people on the same page, which is very, very important. Post discussion, the MC to approve the feasibility report, MC to initiate a discussion on preparing tender. मतलब एक बार आपकी ये फिक्स हो गया, मतलब जैसे मैंने कहा, all those things which people would like to know, एक बार वो फाइनल हो गया आपका, then the next stage would be the tender process. Because अब यहाँ पे आपको पता चला कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन सचमुच क्या मिलने वाला है वो जानने के लिए आपको टेंडर फ्लोट करना बहुत जरूरी है. सो इन दिस मीटिंग द MC will inform the PMC कि you start the tender
preparing, because tender preparing is also one of the most important stages of the redevelopment. So once the PMC starts initiating the procedure for making the tenders, a lot of meetings will be conducted with the general body to understand from the members if there are any specific clauses or any terms and conditions that they would like to include the tender document. See, the tender document will contain clauses which are required to be acceptable by those who would show interest in the project. Now, in this tender, not only the other clauses, but clauses like terms, conditions like if the builder falters, what kind of fines he has to pay, what kind of penalties he has to pay, and if he does not perform, how the termination will be done. ऐसे बहुत सारी चीजों का लेखा जोखा इस टेंडर डॉक्यूमेंट में होगा. एंड टेंडर डॉक्यूमेंट अगर आपका सशक्त होगा तो डेफिनेटली अच्छे बिल्डर्स ही आएंगे बिल्ड करने के लिए. जो वीक टेंडर्स होते हैं उसमें गांव का कोई भी बंदा अपने आप को बिल्डर समझकर बिल्ड करने चला आ जाता है. सो टेंडर सशक्त होना बहुत जरूरी है. नाउ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी का ड्यूटी क्या है कि आपके जो जानकार बिल्डर होंगे, बिकॉज कई बार जब हम मीटिंग्स में जाते हैं सोसाइटी की, जब हम सोसाइटी के मेंबर से इंटरेक्ट करते हैं तो बड़े शान से लोग ये झंडा फैलाते हैं, आई नो मेनी बिल्डर्स, आई एम इन टच विद मेनी बिल्डर्स, आई कैन गेट मेनी बिल्डर्स. The funniest part is the moment we freeze the feasibility report and we are in the process of issuing the tenders, that time suddenly people just back out. And that is the time when you really come to know कि इनकी कितनी पहचान है और इनके कितने जानकार बिल्डर्स है. But having said that, it is your society, it is your building, it is your house. So it is expected from you that you will approach your known developers, builders and invite them to present their interest in the project in self हो या redeveloped हो. In both the cases it could be the same. Tenders float करने के बाद उसको एक period दिया जाता है. From this time to this time the tender selling will take place. From this time to this time the submission will take place. Now once the submission is done by the tenderers, then the secretary will prepare a list of the tenders which are received. So ये cut off date is very important. बहुत सारे सोसाइटी में लिटिगेशन देखा है, कट ऑफ डेट के बाद पीपल हैव ट्राइड टू एक्सेप्ट टेंडर्स एंड देन दे इट कॉज एन अनवांटेड लिटिगेशन प्रोसेस. तो इसके लिए एक बार आपके पास टेंडर की वो टाइमिंग खत्म हो गया, वो डेट खत्म हो गया, immediately the secretary should prepare the list of the tenderers who have come in and post it on the notice board. So that is like your closing कि भाई इतना है और इसमें से हमको आगे चलना है. Now the BMC, the managing committee to be held within 15 days of the last day of tender. टेंडर का जो भी डेट होगा वहां से 15 डेज के अंदर एक MC मीटिंग कंडक्ट की जाएगी. उस मीटिंग में that meeting is basically called to open the tenders. Now see a funny part over here कि वो टेंडर ओपनिंग जो मीटिंग होगी, नंबर 1 it will be a managing committee meeting. In that meeting the tenderer or his authorized representative are allowed to sit. Of course the MC will be sitting and your PMC will be sitting. But this meeting can be attended by the common members. जो बोनाफाइड मेंबर्स है उनको भी उसमें आने का अलाउड है. But it is a MC meeting which is to be conducted. And the tenders which are received will be opened in front of them. ओपन करने के बाद उस टेंडर आ जाएगा और सिर्फ 6 चीजें पढ़ी जाएंगी उसमें से कि हर बिल्डर ने कितनी एरिया ऑफर की है, कितना कॉर्पस ऑफर किया है, कितना रेंट ऑफर किया है, कितना शिफ्टिंग ऑफर किया है, बैंक गारंटी हाँ या ना या कितनी की है, एंड व्हाट इज हिज, कितना पीरियड में वो बिल्डिंग कंप्लीट करने की बात कर रहा है. ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी. एंड अगर एक से ज्यादा टेंडरर्स होंगे वहां बैठे हुए तो उनके लिए कंपटीशन स्टार्ट होता है, बिकॉज उनको पता चलता है कि मैंने ये ऑफर दिया था, उसने अलग ऑफर दिया है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड द कंपटीशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. नाउ the circle also says minimum qualification for selection is at least one project of the selected developer or their associate or assistants should be registered with MahaRERA. अब MahaRERA इंक्लूड हो चुका है तो they are expecting that उसका एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट होना चाहिए. Now, frankly speaking, this condition many a times or in these times, I am finding it very difficult to digest because आज की तारीख में बिल्डर मिलना ही बड़ा मुश्किल हो गया है. फिर बिल्डर who can do these things. Of course, there are good builders. I'm not denying that fact. But ये कई बार थोड़ी सी अड़चन लाता है because builders का भी काम करने का तरीका अलग अलग होता है.
नाउ मिनिमम 3 टेंडर्स आपको चाहिए, उसमें से आपको एक फाइनल सिलेक्ट करना है, एक एसजीबीएम आपको बुलानी है. आई थिंक आई गो लिटिल फास्टर फ्रॉम हियर बिकॉज आई वांट टू टेक क्वेश्चन आल्सो. सो 3 टेंडर्स आप बुलाएंगे. अगर जब आप टेंडर फ्लोट करते हो और फर्स्ट जो भी आपकी डेट है उसमें अगर 3 से कम टेंडर मिले तो 1 हफ्ते का एक्सटेंशन आप दे सकते हो. उसमें भी अगर 3 नहीं आए तो और 1 हफ्ते का आप एक्सटेंशन दे सकते हो. लेकिन उसके बाद जितने हैं आपके पास, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 1 है तो उसको लेके आपको आगे चलना है. आई गो लिटिल फास्टर फ्रॉम यू, सो बी प्रिपेयर्ड टू जस्ट गो लिटिल फास्टर. नाउ MC to subject the application within 7 days the list of the members to register appointment of the AO. Now यहाँ से जैसे मैंने कहा कि ये जो टेंडर आपके आएंगे जो 3 को आप करना है, उसके बाद अगला पड़ाव आपका ये होगा कि यू आर गोइंग टू गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर बिल्डर. मतलब नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट स्टेज ऑफ योर रिडेवलपमेंट. सो उसके लिए द MC is to submit an application within 7 days, okay, with the list to the registrar for appointment and AO. AO is an authorized officer who will come and sit in the meeting. Now the registrar will scrutinize the documents which are good. एक फाइल बनती है जो वहां सबमिट की जाती है. तो कई बार लोगों को लगता है कि एक लेटर लिखो और उसको बोलो भेजने के लिए. इट इज नॉट सो इजी. पीएमसी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे. बेसिकली योर पीएमसी विल प्रिपेयर the documents properly which will be submitted to the registrar office. They will scrutinize it and after that he will appoint an AO and the AO will tell you with mutual understanding what day, date, time you are going to fix for carrying of the SGBM. अब ये जो SGBM है is again of paramount importance for the simple reason कि ये SGBM है लेकिन इसके कुछ शर्तें अलग है. Number 1, the notice will be of a 14 days period. Again, you will be sending it for hand delivery, email and all those things. So of course you will be doing it. And those who are outside India, उसको आप email से भी डालोगे, वेबसाइट पे भी अपलोड करोगे. 14 days का फर्स्ट कंडीशन याद रखिए SGBM में. Now this is the list. I'm just showing you the list. Just have a glimpse of it. Now ये लिस्ट जो मैंने आपको दिखा, ये पूरी लिस्ट बनती है जो फाइल जाती है डेप्यूटी ऑफिस में. All above referred copies have to be certified as true copy by putting a rubber stamp. And the secretary will be signing these copies. The secretary will upload the agenda on the website. That is the SGM agenda where you are going to select the builder. Representative of the registrar shall ascertain that he will inform the 3 shortlisted developers to be present. And इस मीटिंग का वीडियो शूटिंग अनिवार्य है, मैंडेटरी है. तो इस SGBM का वीडियो शूटिंग किया जाएगा. Only bona fide members will be allowed to attend. And the selection of the developer builder has to be done in front of that AO. इस selection process में please understand, you cannot say ये भी builder अच्छा है, वो भी builder अच्छा है. आपको एक को ही select करना है. और इस मीटिंग को आगे ले जाने के लिए quorum होगा 2/3 of the members of the society. मतलब आपकी जितने members society उसके 67% members are required to be physically present in the meeting. अगर जिस दिन आप मीटिंग बुलाते हो और उस दिन अगर quorum नहीं होता है तो 7 days का adjournment आपको लेना है. 1 महीने के अंदर आपको मीटिंग बुलानी है. और इस एडजॉर्न मीटिंग में अगर वो कोरम, अगर वो फिगर 22/3 मेंबर्स का नहीं होता है, 67% लोग नहीं आते हैं, देन इट इज अंडरस्टूड दैट मेंबर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडेवलपमेंट. और फिर ये सब्जेक्ट 3 महीने के लिए किसी भी जनरल बॉडी में लिया नहीं जा सकता. सो प्लीज समझिए कितना महत्वपूर्ण है. तो व्हेन यू आर गोइंग टू कंडक्ट द SGM टू इलेक्ट योर बिल्डर, उसके पहले बहुत सारी मेहनत करनी जरूरी है. बिकॉज आफ्टर दैट, मतलब इस मीटिंग में आपका AO बैठा रहेगा एंड ये मीटिंग एडजॉर्न करना बहुत तकलीफदायक है. सो मेंबर शुड अंडरस्टैंड कि ये मीटिंग सक्सेस करना बहुत जरूरी है. इस मीटिंग का एजेंडा बहुत सिंपल होगा. यू विल बी डिस्कसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑफर्स रिसीव्ड. A ने क्या दिया है, B ने क्या दिया, C ने क्या दिया है. यू विल प्रेजेंट द ऑफर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. मतलब जिसने अच्छा दिया उसका पहले, कम दिया उसका सेकेंड. नहीं, इट विल बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड द सिलेक्शन ऑफ द बिल्डर विल बी डन बाय वोटिंग. You will obtain an acceptance letter from the developer builder. अगर वो उस वक्त नहीं अवेलेबल है तो that will be considered as an acceptance. बाद में also you can give. And in this meeting you will discuss. See, basically why we would like to have the builder available there, that we have a one-to-one discussion with him in front of the general body to understand कि भाई next stage में आप किस तरह से इसको आगे लेके जाने वाले. So this is a pre-decided agenda of the SGBM. तो कृपया इसको चेंज मत कीजिए. इसी प्रकार से वो मीटिंग आपको कंडक्ट करनी है. कंक्लूजन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब वंस दिस डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इज डन विद द रिटन कंसेंट ऑफ मिनिमम 51% ऑफ दिस सोसाइटी मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग. मतलब 61% का कोरम होना चाहिए. और टोटल सोसाइटी का जो आपका अगर 100 है तो 61 में से 51 लोगों ने उस बिल्डर को
मतलब दे शुड दैट सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेके होना चाहिए, मतलब दे शुड सिलेक्ट दैट बिल्डर. एनी मेंबर हु इज एब्सेंट, उसकी कंसेंट या ओरल रिटर्न रिमार्क्स और एनीथिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड. ये बार बार मैं कहता आ रहा हूँ. एंड एज आई सेड, इवन इफ द बिल्डर इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, हिज कंसेंट विल बी अज्यूम्ड. मतलब वो नहीं है तो उसको पूछ के आएंगे, इट विल बी अज्यूम दैट ही सेड यस टू इट, बिकॉज अगर उसका शॉर्टलिस्ट हुआ है और उसको बुलाया है तो इट विल बी अज्यूम दैट ही इज गोइंग टू गो फॉर इट. पोस्ट सिलेक्शन, जैसे आप डेवलपर सिलेक्ट करते हो, so the first job that you're going to do with the developer is, of course, the development agreement has to be executed. Now, why I'm trying to show you this is within 3 months it has to be executed. मतलब SGBM की आपकी जो भी डेट है, उसके बाद 3 महीने का अवधि दिया है, उस पीरियड में आपको ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए. Okay, this would sound a little difficult, but if you have a good for PMC, this is all possible. I mean, we are doing it for so many societies. Subject to the size of the development project, it says that the completion period should be 2 years, and if it is more than that, 3 years. But again, this is the rule that they have framed. But many a times we have to do adjustments. I mean, it does not go because there are a lot of parameters, a lot of reasons because of it. थोड़ा आगे पीछे हो जाता है. Now, developer to give a bank guarantee to tune of 20% of the total cost of the redevelopment. Okay, ये लिखा हुआ है. लेकिन generally when wherever we are doing redevelopment, we try to ask them for 100% of the bank guarantee of the project. Because 20% से कुछ होता नहीं है. But of course, there are other methods also which I will discuss with you in the question answer session. यहाँ पे लिखा है वो, we are going just by what is written over here. Then the developers have made available, a residential facility. मतलब ये possible नहीं होता है. 99.9% डेवलपर यही कहता है कि I will pay you the rent. You go and search the choice of your place where you want to reside. And that's the end of it. Now, the development agreement and the PAAA, permanent alternate agreement, जो बनता है, वो रजिस्टर करना जरूरी है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट. एंड जो भी नए मेंबर आएंगे, once the redevelopment is done, they will be only added after the approval of the general body. Then it says that a clear mention of the due carpet area should be made in the agreement according to the Real Estate Regulation and Development Act. The developer's right to be non-transferable. So developer cannot transfer his rights to anybody acquiring that project. उस प्रोजेक्ट के राइट्स वो किसी के साथ शेयर या किसी को दे नहीं सकता है. Those rights are going to remain with him only for the work purpose. He cannot transfer that to anybody. The members to vacate the tenements only after getting all legal approvals for the redevelopment. See, here I'll share you one thing before I go to the next slide. It's very simple. कि जितने प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो, which have gone into a problem or into a situation, they are always, मतलब थोड़ा सा अगर अध्ययन करते हो, थोड़ा सा स्टडी करते हो, you will realize that only after the members have innocently vacated and given the keys, and the building has been demolished, then all sorts of problems and hurdles have surfaced. And then people are at the mercy of the builder and they are on streets. So it is very necessary that you vacate your premises only after all legal approvals are obtained and your PAAA is registered. Because PAAA registered मतलब आपका IOD आया है, प्लान जो है उसका फाइनलाइजेशन हो चुका है, प्रीमियम्स भर चुके हैं, कंसेशन मिल चुके हैं, जितने लीगल परमिशन चाहिए वो आ चुके हैं, आपको रेंट कॉर्पस जो भी प्रॉमिस किया था वो मिल चुका है. सो अनलेस ऑल दीस थिंग्स आर डन, वी नेवर एडवाइज मेंबर्स टू लीव देयर फ्लैट्स एंड गिव देयर कीज. द राइट्स ऑफ दोज हु हैव द फ्लैट्स इन देयर पोजीशन शैल बी अनअफेक्टेड. ऑब्वियसली अगर आप फ्लैट आपके पास है तो आपके जो राइट्स है वो आबादित है. वंस यू हैंड ओवर द कीज with compliance of all the other laws and rules, then of course you will go as per the DA and as per your PAAA. If any dispute between the society and the appointed architect contractor to be resolved as per the provisions under section 91 of the MCS Act. So अगर कोई भी dispute खड़ा होता है तो it has to go under section 91. Now the allotment of flats, how it is to be done? Basically we always go in rotation. मतलब नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला उसके ऊपर जाएगा, something like that. And उसमें भी अगर मतलब ये 99% होता नहीं है, if people agree to a lottery system, this lottery system has to be carried out in the presence of the representative of the registrar with a video shooting. Because you can understand, people will always claim कि धांधली हुई है, incorrect methods have been implemented for allotment of the flats. So for that, they have already said that it has to be done, number one, in the presence of the representative of the registrar, and of course, a video shooting should be done. Any member or his relative or office bearer of the society should not be a developer. It's very clear. मतलब अगर आप सोसाइटी के मेंबर हो, आपके रिलेटिव कोई है, आप मेंबर हो, आपके रिलेटिव है, या आप खुद ऑफिस बेयर हो, तो वो डेवलपर, एज अ डेवलपर उसको आप चूज नहीं कर सकते.
तो डेवलपर ये आउटसाइड पार्टी ही होना चाहिए. So this is very safe and this is where transparency can be maintained. Then the building plans sanctioned by the municipal corporation or the competent authority should be placed before the GB. So जो भी plans है, I opened my today's webinar by saying that all decisions will be taken by the SGBM. So ये जो plans है आपको दिखाए बगैर, आपकी अनुमति के बगैर, without your consent, these plans cannot be finalized. Many a times people come to us with panic attacks, saying कि हो गया सब हो गया, वो तो बिल्डिंग तोड़ने को आने वाला है, ये वो. Please understand the law is very clear on this part that any sanction plan that has any plan that is to go for a sanction, it has to be first approved by the general body. Without the general body's consent, it cannot go ahead. And of course, as a member, you are eligible to ask for a certified copy against a written application made to the society. मतलब ये जो प्लान है, ये प्लान आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपको कॉपी भी जाएगी, उसके जो भी चार्जेस है वो ही आपको सिर्फ देने होते हैं. अलॉटमेंट्स इज बेसिकली डन इन योर मैनेजिंग कमिटी मीटिंग, आई मीन विद योर कमिटी मेंबर्स इन योर जनरल बॉडी, एंड नोबडी डिसाइड्स. इट इज एज आई सेड म्यूचुअली यू सिट एंड डिसाइड म्यूचुअल. एंड एज आई सेड बहुत सिंपल है, ग्राउंड वाला फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड पे जाएगा, सेकंड वाला थर्ड पे जाएगा. एंड जब रीडेवलपमेंट होता है तो मेनी ए टाइम्स ग्राउंड टू 4 तो पार्किंग ही होता है, पोडियम वगैरह होता है, तो ग्राउंड वाला 5th से चालू हो जाता है. दिस इज अ नॉर्मल ट्रेंड. आई एम जस्ट समिंग अप द प्रोसेस ऑफ द रीडेवलपमेंट. यू विल बी फर्स्ट अपॉइंटिंग द आर्किटेक्ट और द पीएमसी. हिज फर्स्ट जॉब विल बी preparation of the feasibility report. Then you would go for a tendering where the selection process starts. When the selection process starts, the legal documentations would be looked into, because your LOI or maybe an MOU, the development agreement, the PAAA, the power of attorney, the bank guarantees, lot of legal documentations are there. So these legal documents will be looked into by your legal expert who you are going to appoint. Once these all things are taken care of and you are arriving at a situation कि अब हमको builder appoint करना है. Now builder appointment की भी कोई प्रक्रिया है. We expect that the PMC does their homework of investigating the builder's title कि भाई builder established है कि नहीं, expert है कि नहीं, कितना काम किया है, कितना सफल काम किया है, litigation history क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, खुद का पैसा कितना है, borrowed funds कितना है. बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है before you arrive at A is good, B is second good, C is third good, whatever it is. Having said that, all the investigation which your PMC does, based on which they will be presenting you a composite chart which tells you who is A, who is B, who is C, who is D. But as a member, it is your prime responsibility to try to find out the same information at your end. Number 2, physically inspect the sites of the builders to understand काम किया है, कैसे किया है. मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं. कई बार दूर से दिखाते वो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो मैंने बनाई है. दूर से बिल्डिंग बहुत बढ़िया दिखती है, फसाड. इफ यू एंटर द बिल्डिंग एंड टॉक टू द मेंबर्स, वो आपको बड़े बड़े आंसुओं के साथ अपनी राम कहानी बताएंगे कि how they were cheated by the builders and how they were promised lot of things and how they did not get lot of things and how their PMC was inefficient. ये सारे स्टोरीज आपको अंदर जाके पता चले. So it is very necessary that you not only make a physical appearance at whatever sites they are showing you, but try to do a genuine homework on the project and find out. At the same time, many a times, somebody is asking me a question, can you advise a good PMC? Now that is like marketing myself in front of you. I'll come to your questions. So basically, we expect the members to go and do a physical survey of whatever projects the builder is saying. कई बार हमने ऐसा भी देखा है, किसी और के नाम के प्रोजेक्ट्स बिल्डर अपने नाम पे दिखा देता है. You do some little homework before you go there. ये प्रोजेक्ट सचमुच किए है, विदिन टाइम किए है, ओसी दिया है कि नहीं दिया है, कोई और तकलीफ तो नहीं दी है. और एक बहुत सिंपल मेथड में आपको एक टिप देता हूं टू फाइंड आउट whether the builder has done a good job.
फ्रॉम द टाइम ऑफ वेकेशन, दैट इज द आईओडी से लेकर ओसी तक का पीरियड अगर आपको बता देता है कि वेदर दिस बिल्डिंग हैज प्रोग्रेस प्रॉपरली विद इन द टाइम शेड्यूल और नो, मतलब इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. फ्रॉम द आईओडी टू द ओसी अगर आप उसका पीरियड चेक करते हो, दैट एग्जैक्टली टेल्स यू कि वेदर ये 2 साल की बिल्डिंग 2.25 साल में बनी है, दैट इज अंडरस्टूड. बट 2 साल की बिल्डिंग 8 साल में बनी है, तो आईओडी और ओसी के बीच का फर्क आपको बता दो. तो ऐसे बहुत सारे टिप्स है विच ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग विद यू. लीगल डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है आपके पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ये पीएमसी आपको हर तरीके से मदद करने वाली. आर्किटेक्ट फिजिबिलिटी बनाएगा, टेंडर डॉक्यूमेंट बनाएगा, फ्लोट करेगा, इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा. आपकी तरफ से द पीएमसी विल बी थ्रोइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ट्राइंग टू फाइंड आउट लॉट ऑफ आंसर्स फॉर यू. लीगल डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प करेगा. बट एज अ सोसाइटी, एज अ मेंबर, you also have certain responsibilities which you need to take. Once that is done, once you're decided that this is the suitable builder, see, one advice which I normally give everybody, कि जितनी भी छानबीन है, इन्वेस्टिगेशन है, वो पहले करो. बट अनफॉर्चुनेटली लोग अपॉइंट करते हैं और बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके नई नई चीजें लेके आते हैं कि वो बिल्डर ने उधर ये नहीं किया, उधर ऐसा नहीं किया, उधर वैसा नहीं किया. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. Before you select, you can take your time, but before you select, do your investigations thoroughly, match it with what information the PMC has given, share your information with the PMC. When you select the PMC, please understand he is no more an outsider now for you. He is your family person. He is one of you who is going to represent you, who is going to help you, guide you. So पहली बात तो पीएमसी पे विश्वास रखना सीखो. जिस भी पीएमसी को आप अपॉइंट करोगे उसकी छानबीन बहुत पहले करो और उसके बाद उसको नियुक्त करो. Once you appoint him, then don't try to find out mistakes with him, because again I'm saying he is going to be your guiding factor. मतलब ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, स्टीयरिंग उसके हाथ में है, तो उसको अगर तकलीफ दोगे तो गाड़ी zigzag चली जाएगी, गाड़ी मंजिल पे नहीं पहुंचेगी. तो उसको साथ में लेके चलना है. एट द सेम टाइम जो बिल्डर को आप सिलेक्ट करने वाले हो, बिफोर अपॉइंटमेंट फाइंड आउट, once you're assured, then you do the appointment of builder. Once the builder is appointed, his first work would be to get the approvals, the various approvals. IOD, of course, is the first, and the plans. Once approvals are in place, you're satisfied, your PMC is helping you to get all those things worked out. Then you are going to leave the building and go for a transit accommodation. Once you go for a transit accommodation, then the building is going to be demolished and the construction process is going to start. Till the occupation is not received, members are not supposed to come back and take possession. If you take possession before the OC is granted, it will be considered as an illegal possession, number one, and you will be facing all the problems that a non-OC building faces. I think this question will definitely come कि अगर late हुआ, till the OC is not granted, your rent will continue. So builder cannot say कि ये यहाँ तक ही दिया था, अब आप आ जाओ. No, till the OC is not granted, your rent continues. So once the OC is granted, the original members will occupy. That is, they will reaccommodate themselves, and once they come in, then the addition, that is जो भी resale की है, those people will be given a chance to come and occupy their flats. This is the process in a nutshell that I have put it to you. I am going to take up this question: why the members are not given the feasibility? I will take it up. Don't worry. Final slide of mine. Prime points for a successful venture: implement a democratic process to carry out the redevelopment procedure. मतलब I am a strong supporter of that. कि रीडेवलपमेंट शुड बी डन इन ए डेमोक्रेटिक फैशन. मतलब वहां वो दादागिरी और वो उससे प्रोजेक्ट आगे नहीं जा सकता है. प्रोजेक्ट ऑलवेज टू बी बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फॉर द पीपल. ये आपका प्रोजेक्ट है. ओरिजिनल मेंबर्स टू हैव द फर्स्ट से. ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑर्डिनेशन टू बी मेंटेन्ड एट एवरी स्टेज. आप कोऑर्डिनेशन या ट्रांसपेरेंसी में कहीं भी चूक करोगे, प्रोजेक्ट को डेफिनेटली धक्का बैठेगा. All issues to be sorted out with the help of the PMC. और अगर एक अच्छा PMC नियुक्त किया है तो सारी मुसीबतों से आपको निकालेगा. My last sentence is very simple. No redevelopment has happened smoothly. I'm making a statement here. Every redevelopment there are hurdles, there are problems, there are issues. So nobody can claim कि हमारा तो बहुत smoothly हो गया. Every problem has a solution, and especially legal recourse बहुत सारे हैं. उसको कैसे इस्तेमाल करना, जैसे मैंने कहा कि अगर अच्छा PMC है तो डेफिनेटली आपको पार ले जाएगा. रखिए ऐसे ही रखिए, चलेगा. Those who want to note can note the number, because ये सवाल बार बार आता है when we start the question answers.